जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रिगेडियर डिफेंस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज ब्रिगेडियर डिफेंस अकेडमी की जो टीम है वो आ रखी है जोधपुर में, राजस्थान। और यहाँ आने का एक स्पेशल ओकेजन है क्योंकि हमारी एकेडमी के रुद्राक्ष सिंह राठौड़ ने एनडीए में फाइनल रिकमेंडेशन पा लिया है। तो आज आप सभी के बीच में उन्हीं का इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ जिसमें वो बताने वाले हैं कि उनकी ये प्रिपरेशन की जर्नी और सिलेक्शन तक का क्या सफ़र रहा है, किस किस फेज से गुजरे हैं और कैसे उनके टाइम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई थी और कैसे उन्होंने ओवरकम करा। तो लेट्स हैव अ वर्ड्स विद रुद्राक्ष सिंह राठौड़। रुद्राक्ष, just first of all, introduce yourself to our channel. Hello sir, hello everyone. I am Rudraksha Singh Rathod and I have cleared this time ND151 course and I finally got my recommendation and I'm also merited. I'm merited INC 42 and I passed my class 12 last year and I took a drop for ND and this time I finally cleared my written examination as well as I cleared my SC interview. रुद्राक्ष, आप ये बताइए कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं और आपका नेटिव प्लेस कहाँ से है? सो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ पाली में मेरा गांव है, बट लास्ट 7 years से मैं जोधपुर में रह रहा हूँ। तो पाली और जोधपुर कितना डिस्टेंस है? कुछ सर अराउंड 160-170 किलोमीटर। 160-170 किलोमीटर। ओके। तो रुद्राक्ष, जो आपकी जर्नी थी, आपने ड्रॉप लिया। यस सर। तो आपने ड्रॉप से पहले मतलब आपने अटेम्प्ट्स दिए थे इंडिया के लिए? दिए थे सर। कितने अटेम्प्ट्स दिए थे? सर मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, हर एक को 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं जी। तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट का नॉलेज नहीं था कि मैं एलिजिबल हूँ उसके लिए। ओके। इतना कम नॉलेज था इंडिया के बारे में, पर दिया सिर्फ इंडिया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा वेस्ट चला गया था, मैंने दिया ही नहीं था। सेकेंड अटेम्प्ट जो अपेयरिंग वाला होता है अप्रैल वाला, वो मैंने दिया था 12th के साथ ही, उसमें मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है। एंड फिर मैंने एक ड्रॉप लिया, मतलब 12th ओवर हो गई थी, उसके बाद सितंबर अटेम्प्ट किया मैंने। थोड़ी प्रिपरेशन की थी उसके लिए पर वो भी क्लियर नहीं हो पाया। ओके। एंड फिर उसके बाद अब दिया अप्रैल में तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, तो जैसे कि ये बता रहे हैं इन्होंने 12th में दिया एक पेपर और उसके बाद खुद से तैयारी करके एक बार सितंबर में भी दिया था। यस सर। सितंबर में आप देहरादून आ गए थे। यस सर। और आपने ब्रिगेडियर डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करी थी। तो 2 फेज़ है आपके, एक तो है सेल्फ प्रिपरेशन का मोड और एक था कोचिंग के बाद वाला मोड। देखिए, मैं तो सिर्फ यही बताऊँगा सबको कि बच्चे की ही मेहनत रहती है, लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या क्या चेंजेस दिखे आपके परफॉर्मेंस में और एक अप्रोच में एनडीए के लिए? सो डेफिनेटली मतलब मेहनत तो खुद की होती है बट गाइडेंस भी उतना ही मैटर करती है। तो जैसे मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी घर पे बैठ के, सो घर पे हमें पता ही नहीं था पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है और हम एनालाइज नहीं कर पाते खुद को। तो बस वही कोचिंग में एनालाइज करने के लिए मिल जाता है, टीचर्स बता देते हैं, डाउट्स हो जाते हैं और काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाती है एंड सर मटीरियल भी मिल जाता है काफ़ी सारा जी। तो सर वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा, एक मटीरियल तो लोग कहते हैं ना कि जैसे घर पे भी मिल जाता है कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो ऐसा क्या स्पेशल गाइडेंस रहा ऑफलाइन में आपको? सर इंटरनेट पे मटीरियल बहुत बल्क में मिलता है एंड इवन हम बुक परचेज कर लेते तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जी, पर पता नहीं होता कि किस टॉपिक के कौन से क्वेश्चन लगाने होते हैं जी। तो वो आई थिंक अच्छा टीचर ही गाइड कर सकता है। ओके। तो मैं आपको बता दूं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष बिलोंग्स फ्रॉम जोधपुर। ये आए थे हमारे पास सितंबर में एंड देन ही गेव हिज अप्रैल अटेम्प्ट जो कि 14 अप्रैल को था। यस सर। इट्स 16th अप्रैल को इनकी एग्जामिनेशन थी, तो वही 6 months वाला टारगेट बैच इन्होंने लिया था एंड ही प्रिपेयर्ड रियली वेरी वेल। इसमें बहुत सारे इनके फेजेस आए थे जिसमें कि आप जानते हैं जो लोग भी प्रिपरेशन मोड में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रिपरेशन मोड है वो एकदम स्मूथ जाएगा। अगर आप कोई एक ऐसी चीज़ पाने के लिए उत्सुक है कि आपको निकालना ही निकालना है, जैसे कि आपका एम है एनडीए निकालना है या फिर आपका कोई भी बड़ा एम हो सकता है, तो आपको कंसिस्टेंट मेहनत तो करनी पड़ेगी। नाउ रुद्राक्ष, वो कंसिस्टेंसी की बात है। yes, आप क्या पूरे टाइम कंसिस्टेंट थे? सर कंसिस्टेंसी तो ऑनेस्टली नहीं थी। पहले तो जब मैं घर पे कर रहा था तैयारी तब तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। कभी मन करता था पढ़ने का, कभी नहीं करता था। तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं थी, बट जब देहरादून आया था तो और इसके बाद कोचिंग मिली तो इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज आया तो थोड़ा मोटिवेशन था पढ़ने का, पर और भी कंसिस्टेंसी बन नहीं पा रही थी।
और जो लास्ट का टाइम था ना, लास्ट के टाइम में वही था कि निकालो तो है ही बिगर, तो बस अब करना ही करना है। तो सर आई थिंक खुद में फेथ होगा और आई थिंक थोड़ा जुनून होना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी बन जाती है। अच्छा, वो देखिए मैं अभी इनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि पर्सनैलिटी को अगर ऐसा क्रेडिट नहीं जाएगा इंडिया में तो कैसा जाएगा। एक आप देख सकते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी इस टाइम पे देख सकते हैं। आई हैव सीन हिम पहले, अगर आप अगर फ़ोटोज़ अवेलेबल होंगी जब कोचिंग में ये आते थे तो उस टाइम की फ़ोटो देखेंगे और अभी की देखेंगे, ड्रास्टिक चेंज है इनके अंदर। पहले एकदम पतले हुआ करते थे, अभी देख सकते हैं कि बाइसेप्स भी अच्छे प्रॉपर है, चेस्ट भी। एक्सरसाइजेस तो इन्होंने वहाँ पर भी नहीं छोड़ी थी, अभी भी नहीं छोड़ी है। एंड वो जो प्रिपरेशन मोड होता है ना, उस टाइम पे ना तो घर का खाना मिल पाता है ढंग से। हॉस्टल का खाना तो आपको भी पता है कैसा था। सो हॉस्टल सब ब्लेम नहीं कर सकते उनको भी, पर सर सब जगह सेम ही होता है हॉस्टल खाना ऑलमोस्ट। वो माँ के हाथ का खाना तो नहीं मिल सकता, कुछ नहीं होता था वैसा। और मैं अभी बता देता हूँ कि अभी इनकी मम्मी ने हम लोगों को खाना खिलाया है दाल बाटी चूरमा, और बहुत ही टेस्टी है। और मैंने हॉस्टल का भी खाना खा रखा है, यहाँ की दाल और वहाँ की दाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन वो 6 महीने की वो जो तपस्या होती है ना, उसी से ये एक क्रेडिट निकल पाता है। तो वो फेज़ कैसा रहा आपका? सो पहले तो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था मैं, जैसे घर से भी दूर था, पहली बार गया था घर से बाहर, और खाना ऑल ओवर रहने का डिस्कम्फर्ट, सो पहले तो नहीं कर पा रहा था। और सर एक बार काफ़ी बीमार पड़ चुका था ओके उस टाइम पे, तो उस टाइम लगा था घर चला जाता हूँ वापस से। बस वापस सोचा कि मतलब क्रैक तो करनी है एग्ज़ाम, घर बैठे कुछ होगा नहीं, तो वही सब करना है तो करना है। अच्छा, कई जैसे ये अभी हम लोग रिटर्न के बारे में बात करते हैं, स्ट्रैटेजीज जो हैं सब्जेक्ट वाइज वो तो हम लोग आपका किसी और वीडियो में डाल देंगे। लेकिन आप बताइए, आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी रिटर्न की प्रिपरेशन, तो उस टाइम पे जो पढ़ाया गया कोचिंग में वो कैसे हेल्पफुल रहा आपके लिए? जैसे कि सर जो ऑनलाइन वीडियोस होते हैं, सो ऑनलाइन वीडियोस में हम ऑब्वियसली वैसे डाउट्स नहीं पूछ सकते अपने, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, तो हम सर्च कर सकते हैं। बस सर उसमें मतलब पर्टिकुलर रिजल्ट मिलने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम भी वेस्ट होता है और कभी कभी नहीं मिलता है, जो हमारी क्वेरी होती है वो पूरी नहीं हो पाती जी। तो सर कोचिंग का फ़ायदा होता है कि हम जैसे लेक्चर चल रहा है, किसी टॉपिक में किसी कंसेप्ट में डाउट आ गया तो हम ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। तो और सर डाउट सॉल्विंग काफ़ी अच्छी थी अकेडमी में, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिली, डाउट बहुत सारे सॉल्व हो गए। ओके, और एक चीज़ और, जब आप बता रहे हैं कि आपने डाउट्स बहुत सारे सॉल्व करे, ज़्यादातर तो वो मैथ्स की थे। यस सर। आपकी मैथ्स कैसी रही है 12th क्लास तक? सर जैसे कि टिल 8th क्लास मैं मैथ्स में फेल था, मतलब 10 आउट ऑफ 80, 8 आउट ऑफ 80। ओके तो मतलब बहुत बेकार स्कोर था मेरा, और बहुत फोबिया था मैथ्स का। ओके, नंबर समझ में नहीं आते थे। ठीक। और 11th एंड 12th मेरा कोरोना बैच था, तो बिल्कुल ही बेसिक्स तो बिल्कुल ही गए हुए थे। ओके, थोड़ा बहुत था मुझे मैथ्स का, बट इतना कुछ भी नहीं था मैथ्स में, बेसिक्स भी बहुत कमज़ोर थे मेरे। पर यहाँ आया तो ऑब्वियसली बात है, गाइडेंस भी मिली, हार्ड वर्क खूब किया और सेग्रीगेट किए चैप्टर्स, एंड वहाँ फिर चेंज आया। अच्छा, तो बोर्ड्स में कैसा गया आपका मैथ्स? सर बोर्ड्स में जैसे स्कूल टेस्ट थे, वहाँ तो बहुत गंदे नंबर आ रहे थे। अच्छा, 12th में आई थिंक मैं जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन थी उसमें फेल था मैथ्स में। अच्छा, ओके काफ़ी बुरा स्कोर हो रहा था, मतलब जस्ट पास हो रहा था हमारा मैथ एकदम। ओके, पर एंड बोर्ड्स में भी ठीक ठाक स्कोर था, इतना अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था। अच्छा, ये कई सारे जो अब आपके जूनियर्स हैं जो अब तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, और जिन जिन बच्चों को डर लगता होगा कि मैथमेटिक्स से डर है, उनके लिए आप कोई टिप देना चाहेंगे? सर आई थिंक एक ही टिप है मैथ्स के लिए, तो रिगरस प्रैक्टिस। ओके, कि सर जो भी है, स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, सब प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगा। ओके, मैथ्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना रिफाइन होगा। ओके, तो बस प्रैक्टिस है सर। अच्छा, जैसे आपको डर था मान लीजिए, और उस डर से आप ओवरकम करके आपने मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करा है, डिसेंट स्कोर है, 140 का स्कोर है, तो अगर आप कर सकते हैं तो क्या बाकी लोग भी कर सकते हैं? अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, देखो फाइनल रिकमेंडेशन पा चुके हो तो आपने तो कर ही लिया मेहनत, लेकिन बाकी बच्चों के लिए जो लोग सोचते हैं कि हम लोग बिलो एवरेज है या ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है, हम लोगों की मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, तो कर सकते हैं वो? सर आई बिलीव ना, एक हम सबके दिमाग में होता है जो भी मतलब अच्छा नहीं कर पाते हैं स्टडीज़ में स्टार्टिंग से,
उनके दिमाग में होता है कि हम नेचुरली अच्छे नहीं है पढ़ाई में जी। बट सर ये नेचुरल कुछ फैक्टर नहीं है इसमें। अब जितना हम हार्डवर्क करेंगे उतना ही वो इम्प्रूव होगा। तो आई गेस जो हार्डवर्क कर सकता है, जो तैयार है इसके लिए, वो कर सकता है आपसे क्रैक एग्जाम। तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप लोग तैयारी करने आ रहे हैं, भले ही आपकी पढ़ाई कैसी भी रही हो, अगर आपका एम फिक्स्ड है, फोकस्ड हो आप अपने एम के लिए, तो आप लोग आराम से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। अगर आप लोग प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू उन पर्टिकुलर फोकस्ड टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आराम से निकाल सकते हो, और डरने की बात नहीं है। जैसा रुद्राक्ष बता रहे, देखो अगर मैं गाइडेंस दूंगा तो आप लोगों को लगेगा टीचर है, कुछ भी बता रहे हैं। एक बच्चा वो जो रिकमेंड हो रखा है, वो अगर आपको प्रॉपरली ये बता रहा है कि वो इतना अच्छा नहीं था अपनी स्टडीज़ में, मैथमेटिक्स स्पेशली, और वो क्रैक कर लिया है, तो आप लोग भी क्रैक कर ना। अब हम लोग बात करते हैं, हर किसी स्टूडेंट के प्रिपरेशन फेज में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। रुद्राक्ष की बात करें, इन्होंने सितंबर बैच में ज्वाइन करा था। सितंबर टू दिसंबर के बीच में ये एक बहुत अच्छे फेज़ में थे। दिसंबर से अप्रैल के बीच में वो अलग फेज़ था। रुद्राक्ष, नाउ हम लोग पूरा बात करते हैं फ्रॉम सितंबर यू स्टार्टेड। सितंबर में वो पेपर हुआ था, उसके बाद आपने ज्वाइन करा था बैच। सितंबर से दिसंबर तक यू वर हाईली फोकस्ड, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी, बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश भी था कि मैं कर सकता हूँ। वो वाला फेज़ कैसा था सितंबर टू दिसंबर वाला? जैसे कि सितंबर टू दिसंबर वही था कि जैसा मैं यहाँ था वही काम मैं सारे वहाँ कर रहा था। नॉर्मल वर्कआउट करना, थोड़े बहुत वीडियोस भी देखता था यूट्यूब पे। थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट था। पर दिसंबर से लेके अप्रैल तक मैंने बिल्कुल कट आउट कर दिया सब कुछ। वर्कआउट करना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया था। क्योंकि सर जैसे कि हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या कुछ भी देखते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो सर एक फिजिकल एंगेजमेंट आता ही है, हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है, बट उससे ज़्यादा एक मेंटल एंगेजमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैक्स टू मैक्स इट टेक्स 1.5 आवर 2 आवर्स। बट सर वो दिमाग में घूमता है 24 आवर्स तक, उसका इफेक्ट रहता ही है। एग्जॉशन भी होता है, और आई बिलीव के मेंटल थोड़ा कंजप्शन होता है कि हाँ अब करेंगे, ये एक्सरसाइज कर लूँगा, या ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ कुछ चीज़ें आती है दिमाग के अंदर। या हम कुछ मूवीज़ भी देखते हैं तो आई बिलीव के थोड़ा मेंटली कंज्यूम हो जाता है उसके अंदर, एंड फोकस थोड़ा डिविएट होता ही है। सर दिसंबर टू अप्रैल मैंने बिल्कुल सब कुछ कट आउट कर दिया था। वर्कआउट बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था, डाइट बहुत कम कर दी ताकि नींद ना आए। मेरी मतलब आई थिंक मेरी भी है, और बाकी बहुत सी की प्रॉब्लम है कि नींद बहुत आती है। दिन में खाना खाने के बाद तो आदमी हॉस्टल में पसर जाता है, वो मेरे को भी पता है। मैं तो बच्चों को बोलता भी हूँ कि दिन में मत खाओ। ऐसे जो सिंगल रूम लेके रहते हैं या फिर जो खुद के रूम में रहते हैं, सर उनका तो कोई देखने वाला भी नहीं है, तो सो जाते हैं लापरवाही में। पर सर ऑब्वियसली बात है, हम पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी है। तो सर डाइट मैंने बिल्कुल कट आउट कर दी थी। सर जो दिसंबर टू अप्रैल था फेज, वो काफ़ी ज़्यादा हार्श था। काफ़ी ज़्यादा हार्श लगा था खुद पे ही कि सर अटेम्प्ट्स दे रहा था मैं मॉक टेस्ट की, बट स्कोर आ नहीं रहा था। 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा था मैक्स टू मैक्स। तो मैं कहा अब तो करना ही पड़ेगा, तो बस उस टाइम लगा दिया था मैंने। कोई ऐसा फेज आया था जिस टाइम आपने हार मान लियो कि अब नहीं हो पाएगा? ये सर आया था। वो क्या था फेज? सर पहले तो मतलब मैं तो सीरियस था नहीं आई बिलीव, मतलब दिसंबर तक। तो दिसंबर में वर्कआउट भी कर रहा था, मज़े भी कर रहा था थोड़ा बहुत। पर दिसंबर आता है तो सर अब ऑब्वियस बात है, फॉर्म हमने फिल करते थे एग्ज़ाम के, और फॉर्म आउट हो चुके थे। तब थोड़ी सीरियसनेस आती है, थोड़ी कॉन्शियसनेस आती है कि एग्ज़ाम पास आ गया है, और सिर्फ 3 महीने बच गए थे। तो सर उस टाइम पे मैंने मॉक टेस्ट दिए थे कब से, पर उसमें एक भी अच्छा स्कोर नहीं बैठ रहा था, ना GT ना मैथ्स में। एंड से इवन कुछ में तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रही थी। तो वहाँ बहुत ज़्यादा बुरा लगा के लिए। मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब कितना इन्वेस्ट भी किया मैंने इसमें, टाइम इन्वेस्ट किया, ड्रॉप ले लिया, पैसा भी इन्वेस्ट किया, और सर सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो सर फिर और सर फोकस नहीं बैठता मेरा। आई मीन मैं कितना ही पढ़ना चाहता हूँ पर फोकस बैठता नहीं था। तो सर फिर उसके बाद एक दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया था, ओवर डिप्रेस हो गया था। फिर सर अगले दिन से मैंने वापस स्टार्ट किया, और सर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, सारी चीज़ें कट आउट की, डिस्ट्रैक्शंस, और उस टाइम से फ्लो बैठ गया था मेरा। तो ये जो दिसंबर से अप्रैल तक का पीरियड था, भले ही मुझ पर बहुत हार्श था, फिजिकली भी मेंटली भी, बट आई बिलीव मेरी पढ़ाई में बहुत काम आया था। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मतलब ना किसी भी स्टूडेंट के प्रिपरेशन फेज में ना वो पीछे छूट जाती है। वो होता है एक तो पेरेंट्स का सपोर्ट, और
कुछ जो तुम लोगों ने कोई बातें शेयर कर रखी होती अपने टीचर्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपके पापा का रेगुलर फ़ोन आता रहता था। Yes. और वो एक फेज़ था जिस टाइम पे मेरी बात भी हुई थी सर से, तो उस टाइम पे उनको लग रहा था कि यू आर लाइक डीमोटिवेटेड। Yes, sir. लग रहा था कि मेहनत तो कर रहे हो लेकिन उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा है। Yes. तो पेरेंट्स का पूरी जर्नी में सपोर्ट कैसा रहा? सो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। आई थिंक उनके सपोर्ट के बिना तो वही नहीं पाता सर। मतलब हर तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया एंड सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेंटली बहुत सपोर्ट किया। भले ही मेरा स्कोर कैसा भी आया था उस टाइम पे, टेस्ट में नंबर नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने कहा कि मतलब हो जाएगा। मैं बहुत कहता था कि नहीं होगा मुझसे, पर उनका हमेशा था कि हो जाएगा। एंड सर इवन जब मैंने तैयारी शुरू भी नहीं की थी इसके लिए, तब बहुत पॉजिटिव था मेरे लिए कि मतलब मेरा हो ही जाएगा। तो हमेशा ये कहते थे एक बात। तो सर एक आई थिंक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता ही उस चीज़ का। बिल्कुल। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ था कि आप ब्रेक डाउन के कगार पे थे। यस सर। आपने मेरे को भी कॉल करा था। यस सर। तो देखो, मैं भी फ़ोन पे मैं आपको क्या ही गाइडेंस दे सकता हूँ, मेरे को भी पता है। Yes, sir. लेकिन कुछ फ़र्क पड़ता था उससे? सर डेफिनेटली एक जैसे कि जब हम ज़्यादा डिप्रेस होते हैं सब, सारी वो चली जाती है हमारी। सर एक उस टाइम पे कोई भी कहता है ना कि हो जाएगा, तो वापस से सर एक मतलब होप मिलती है कि हाँ हो जाएगा। उसको कहने वाला होना चाहिए कि हाँ तू कर लेगा। नो, इनका जब भी कॉल आया था इन्होंने मुझसे पूछा था कि ग्रेजुएशन के लिए पूछा था कि सर एसएसबी से पहले आप पूरा होप छोड़ रहे थे, तो उस टाइम पे भी कॉल करा था। मैं इनको सिर्फ गाइड कर रहा था, बट मैं ऑन द अदर हैंड मैं इनसे यही कह रहा था जस्ट फोकस ऑन योर एसएसबी, आपका निकल जाएगा। और इनकी तरफ से यही था कि सर नहीं निकलेगा। और वो वाला फेज़ इनके लाइफ का बहुत लो फेज़ था, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग मोटिवेटेड हो तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपका बहुत तगड़ा सपोर्ट है पीछे से। अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो याद रखना कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करोगे तो वो मेंटली फ्री होकर प्रिपरेशन कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर देते रहोगे तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर के चक्कर में वो अपने एग्ज़ाम को ख़राब ना करते हैं। इस चीज़ का पेरेंट्स भी ध्यान रखें। और मैं बच्चों को ये एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके भरोसे को मत तोड़िएगा। कोशिश ये करिएगा कि किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हो, उनको और ज़्यादा प्राउड फील करवा सकते हो। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा 5 अगस्त को बर्थडे पड़ता है और आई वॉज इन द किचन अपने घर के एंड योर फादर कॉल्ड मी अप। उन्होंने कहा, वो राजस्थानी में बोलते हैं हुकुम सर, रुद्राक्ष का हो गया। मैंने कहा सर वो तो हो गया था। मेरे दिमाग में ये था कि स्क्रीन इन हो चुका है, कि सर उसका हो चुका है। एंड ही वॉज एट AFSP वाराणसी और थर्सडे में भी आपका हो चुका था। 5 दिन आपके पूरे हो गए थे। यू वर रिकमेंडेड। और पापा बात करते करते रोने लग गए। एंड आई सेड टू हिज फादर कि सर मेरा बर्थडे बस स्टार्ट हुआ है, आई फॉर एवर रिमेंबर दिस डे कि आपने बहुत तगड़ा मेरे को बर्थडे गिफ्ट दे दिया है कि इसका रिकमेंडेशन हो चुका है। एंड देन योर फादर वॉज टू हैप्पी, ही वॉज फिल्ड विद टीयर्स एंड आई वॉज टू हैप्पी। लाइक मैं जल्दी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होता नहीं हूँ, लेकिन एट दैट टाइम पापा की आवाज़ सुन रहा था और मैं कॉल पे था। मैंने कहा सर आप तो रुक जाओ, नहीं तो मैं भी एकदम वो हो गया था। देन आई कॉल्ड यू अप एंड इट वॉज वेरी गुड। तो वो टाइम रिकमेंडेशन, और हम लोग अभी बात कर रहे हैं दिसंबर टू अप्रैल, ये आपका फेज़ निकल चुका है जो लो फेज़ था। अप्रैल को आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद वर यू कॉन्फिडेंट कि निकल जाएगा? हाँ, तो पेपर देने के बाद तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि निकल जाएगा। ओके। हाँ, मार्क्स थोड़े नीचे हो सकते हैं पर कट ऑफ तो आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके। एंड आपने कितने एक्सपेक्ट करा था कि कितने कि मैंने एक्सपेक्ट किए थे अराउंड 410-20। ओके। और आई कितने? सो 387। 387, वही OMR फिलिंग वगैरह में कुछ मिस्टेक हो गया। Okay. See, he got a score of 387, which is a very good score, and he was expecting around 420. तो आप लोग भी ये पेपर क्लियर कर सकते हो। जस्ट आप अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, चाहे आप ND के स्टूडेंट हो चाहे CDS के स्टूडेंट हो, अपनी तैयारी को एकदम कंसिस्टेंट रखिए और प्रीवियस ईयर के ऊपर फोकस करते रहिए। आप लोग आराम से इस पेपर को निकाल सकते हैं। अब हम लोग रुद्राक्ष की मदर से बात करेंगे एंड इनसे जानेंगे कि
इन्होंने, मैं जैसा बता रहा था कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल रहता है सपोर्ट में, तो क्या इनका रोल रहा और कैसे रुद्राक्ष का फेस था जो घर पे बात करते होंगे वो एज अ टीचर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, तो वही इनकी मम्मी से जानते हैं। मैम, जब रुद्राक्ष यहाँ से गया था सितंबर को, जी। तो क्या रहा था, क्या था इसके दिमाग में, देहरादून जा रहा हूँ? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको बहुत वो था कि बस मुझे एनडीए करना है, कैसे भी करके क्रैक करूँगा, मैं चाहूँगा, मुझे वो करना है, ये करना। इसके बहुत सारे सपने साथ में लेके गया था और बखूबी से निभाया भी। जी जी। बहुत मेहनत की और बहुत दुख भी देखे इसने, स्ट्रगल किए बहुत सारी, जी जी। खाना पीना सोना ये सब, लेकिन उसके बावजूद भी इतने अच्छा रिटर्न क्लियर कर दिया और बहुत अच्छे से किया। थोड़ा हेल्थ इशू आया था बट फिर बीमार भी पड़ा था बीच में? बीमार पड़ा था क्योंकि ढंग से खाना खाया नहीं इसने, सोया नहीं वो टाइम पे, बस एक ही था कि बस मुझे कैसे भी करके ये क्रैक करना है, अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। अच्छा मैम, बच्चों के ना दिमाग में रहता है कि पेरेंट्स तो भेज देते, पेरेंट्स तो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है कोचिंग में इतने पैसे लग चुके हैं, मैं यहाँ रह रहा हूँ, महीने महीने का मेरा इतना खर्चा आ रहा है, दिमाग में हम लोग बोल जरूर देंगे कि बच्चा सोचना मत, लेकिन वो बच्चे के दिमाग में चलता रहता है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा और खुद को भी वो करता है। और सर पहली बात ये कि मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा उनको प्रेशर हर चीज़ का जाता रहता ही रहता है, तो वो सब करके और फिर इस तक यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। जी जी। तो इससे बहुत स्ट्रगल किए और अपने आप को मतलब पूरी तरीके से डुबो दिया था इसमें कि मुझे ये करना है। मुझे तो मतलब था कि क्या होगा कैसे होगा, मैं खुद टेंशन में थी। इसने हमें कुछ भी मतलब पता लगने नहीं दिया कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है कैसे किया। फिर बाद में ये पता चला कि इसने बहुत मेहनत की है, ये भूखा भी रहा है, सोया भी नहीं ढंग से, कि खाना खाऊंगा तो नींद आ जाएगी, तो इस वजह से फिर दिन में खाना खाते ही नींद आ जाती है मैम? हाँ, तो खाना पीना कम कर दिया, सोना बिल्कुल कम कर दिया जी। और बच्चे ने अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है तो सब बताते रहते हैं, कोई ये नहीं देखता कि बच्चे ने मेहनत कितनी करी है और वो किस तपस्या में गुजरा है। जो वो 6 महीने इसने काटे होंगे वो इसी को भी पता होगा कि कैसे इसने करा। बिल्कुल बिल्कुल इसी को पता है। और मैम अभी ये बात कर ही रहा था मैं कि अभी तो हम लोगों ने आपके हाथ का खाना खाया है, यहाँ का खाना और वो हॉस्टल का खाना, उसमें जमीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वो खाना भी ना मिलना और ये करना, तो ये बच्चे की तपस्या है जो मतलब इसका एम जो था इसने फोकस कर रखा था। और सबसे बड़ी बात है कि इसका मेंटली सपोर्ट भी कोई नहीं था ना जी। कोई बैकअप था नहीं, कोई मेंटली सपोर्ट था नहीं, फिर खाना पीना कुछ था नहीं, तो मतलब इन चीज़ों से गुजरना और इस यहाँ तक पहुँचना तो बहुत बड़ी बात है। जी। अच्छा मैम, जब ये पेपर दे के आ चुका था और उसके बाद एसएसबी के लिए ये प्रिपेयर कर चुका था, जब ये वापस घर आ गया था जी सर, तो वो टाइम था इसके दिमाग में चल रहा था कि मेरा 1 साल बर्बाद ना हो जाए, मेरे को ये कॉलेज करना है, और बहुत परेशान था उस टाइम। बहुत परेशान। तो आपसे कुछ शेयर करता था कि नहीं करता था? करता था, कुछ वो छिपाता था। मैंने बहुत कोशिश की, मेरी डॉटर है उसने भी बहुत कोशिश की, बहुत सपोर्ट किया इसको, मेंटली सपोर्ट। काफ़ी सारे मतलब डिप्रेशन में आ गया था, बिल्कुल नेगेटिव हो गया था उस टाइम। तो फिर मेरी डॉटर ने और मैंने बहुत हेल्प की इसकी, जितनी एज ए पेरेंट्स करनी चाहिए, उसको सिस्टर करनी चाहिए, वैसा किया इसका। लेकिन काफ़ी कुछ इसने खुद से ही अंदर से निकलती है। जी जी। तो और फिर कुछ हमारे गुरु जी हैं इसके, उनकी मेहरबानी है हमारे ऊपर, इसके ऊपर विशेष। तो उस हिसाब से फिर ये उस सिचुएशन से बाहर निकला और फिर कुछ इसके लक हैं, अच्छे लोग मिले। जी जी। और फिर थोड़ा धीरे धीरे करके वो मेरे को याद है, मतलब रिटर्न निकल चुका है जी सर, और एसएसबी की तैयारी भी कर चुका है, उसके बावजूद इसका ना ये था कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था ये अपना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर चुका। और एसएसबी पास आने वाली थी तो इसका फ़ोन आता था, तो पूछता था कॉलेज के बारे में, मैं सारा कॉलेज वगैरह का सब कुछ बता देता था, कोर्स वोर्स ये कर लो वो कर लो। लास्ट की मेरी लाइन यही रहती थी, अपना पूरा फोकस अपना वहाँ पर रखना कि एसएसबी के ऊपर ध्यान देना। इसने तो ये भी सोच लिया था कि मैं कॉलेज ऐसा करूँगा जिससे कि एनडीए नहीं तो मैं सीडीएस निकाल लूँ। इसका मेन एम तो यही था कि किसी तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ, सर का फ़ोन आया था और सर फ़ोन करते करते रोने लग गए थे। हाँ, आप भी इमोशनल हो गए थे, मुझे पता है। जी जी। तो वो
एक फेज़ आपने देखा होगा इसका रिटन क्लियर होने का और एक फिर फाइनल रिकमेंडेशन का, वो आपके लिए कैसा था यहाँ पर? अरे वो बहुत ज़्यादा, वो याद रहेगा मुझे हमेशा इसका, उस टाइम का। तो जब ये रिकमेंड हुआ, काफ़ी कुछ कह रहे कि देवव्रत सर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेंटली भी बहुत सपोर्ट किया, और तो उस हिसाब से फिर कुछ था इसके जो निकल गया दिमाग में, सपोर्ट मिला इसको। तो और जब रिकमेंड हुआ तो इसको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं रिकमेंड हो गया हूँ। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा खुश था ये, और अब भगवान की मेहरबानी है तो आज मैम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके आए कर थे। लिए इसने, और सबका सपोर्ट रहा है, मतलब जी। स्ट्रगल इसने की है, मेहनत इसने की है, लेकिन दूसरों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मैम वो वही चीज़ है कि अब इसको कई वो फ़ोन तो नहीं पता होंगे जो रुद्राक्ष के फादर मेरे को करते थे, जो वो बोलते थे, तो वो चीज़ इसको नहीं पता होगी, वो हम लोगों के बीच में ही रह जाती थी, लेकिन टेंशन में आप लोग भी थे बिल्कुल। और वो लेकिन हम लोग टेंशन ही कर सकते थे, बाकी क्या कर सकते। मेहनत तो सारी उसी ने की। मेहनत तो इसी की थी जी। तो मेहनत तो इसी ने की है, आप लोगों ने सबने सपोर्ट किया। और मैम हम लोग का सपोर्ट कुछ भी नहीं था, जो इसकी मेहनत थी वो थी, और आप लोग, मैं यही कहता हूँ पेरेंट्स का सपोर्ट अगर रहता है ना, तो बच्चा थोड़ा फ्री माइंड से वो कर सकता है। तो बाकी इसका जुनून था, पैशन था इसका, तो इसने किया वो। अच्छा मैम, कुछ अगर आप राजस्थान के बच्चों को बोलना चाहोगे कि इसके जैसे इसने मेहनत करी है वो लोग करना चाहें, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं उनके लिए। मैं तो यही कहूँगी कि जैसे भी सिचुएशन है आपकी, आपके पेरेंट्स की, लेकिन आप बस, आपका एक एम होना ज़रूरी है कि मुझे ये करना है, तो आप उसके पीछे लग जाओ। आप पढ़ोगे या मेहनत करोगे तो ज़रूर भगवान देगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको देगा, और जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो ज़रूर पहुँचाएगा, अगर आप मेहनत करोगे। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि सबके, किसी के ऐसे है तो मैं सभी की, किसी की वो कंपेयर तो किसी को कर नहीं सकते, लेकिन मेहनत आप कर सकते हो, तो वो करोगे तो ज़रूर आप। तभी मैम मैं तो चाह भी रहा हूँ कि जैसे कई बच्चे होते हैं ना, अभी बता भी रहा था कि मैथ्स में इनका बहुत ज़्यादा डर था, और मैथ्स में ही सबसे अच्छे नंबर ये लेके आए एनडी के पेपर में। तो मैं यही बता रहा था बाकी बच्चों को भी कि अगर रुद्राक्ष कर सकता है, और फाइनली रिकमेंड भी हो चुका है, खाली पेपर नहीं निकाला, रिकमेंड भी हो चुका है, तो आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही जी। तो थोड़ा सा लेट हो गया आने में, लेकिन बस आप आए और इतना सपोर्ट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। बस इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं ना, रुद्राक्ष को चाहिए, नहीं पूरा हो गया सब कुछ। रुद्राक्ष ने तो हम लोगों को वैसे ही प्राउड फील करवा ही चुके हैं, ड्रीम पूरा हो गया अपना भी, सबका। जी। इसको जो इसके लिए देखा था कि भाई ये करेगा, वो इसने किया और अपना ट्रिप पूरा हो गया, बस अब और कुछ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उस फेज की जो सबसे इम्पोर्टेंट था। रिटन क्लियर कर चुके हैं रुद्राक्ष, अब आई प्रिपरेशन एसएसबी की। अब एसएसबी की प्रिपरेशन में आपका क्या रहा, किस तरीके से रहा, कुछ पता है क्या? सो रिटर्न में आई बिलीव इतनी हार्डशिप नहीं थी इतनी एसएसबी के अंदर थी। फिर रिटर्न होता है कि हाँ हम हार्डवर्क करेंगे, क्वेश्चंस धीरे धीरे बन जाएंगे। मतलब एसएसबी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, पहले भी लगता ही नहीं था, कभी ध्यान दिया नहीं एसएसबी पे, मतलब था कि हाँ हो ही जाएगा ये तो, रिटर्न में है। तो सब बाद में दिखा कि एसएसबी में रिटर्न तो और जो निकाले थे। तो ग्रेजुअली स्टार्ट किया था, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था रिटर्न की सॉरी एसएसबी की प्रिपरेशन, काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं वहाँ थोड़ा घबरा गया था कि अब इतना लेट हो गया, कॉलेज जल्दी आ गया तो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड। तो पर वहाँ काफ़ी सपोर्ट था आप लोगों का, टीचर से काफ़ी सपोर्ट था, एंड फैमिली बहुत सपोर्ट किया था। पर सर इनिशियली तो मैं बोल नहीं पाता था इंग्लिश के अंदर, सेंटेंस फ्री नहीं हो पाते थे, बट धीरे धीरे स्पीकिंग काम किया एंड आपने से गाइड किया था। तो पीबीडीटी और बाकी जितने भी टेस्ट थे तो उसके जो गाइडेंस मैंने फॉलो की, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली हो गया। देखिए एसएसबी के बारे में मैं बता देता हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट द कैंडिडेट। वो जितनी मेहनत करेगा उतना ज़्यादा उसको फ्रूटफुल होगा। इट इज़ नॉट कि आपको सिर्फ आपने सुन लिया है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऐसा परफॉर्म करना है, टीएटी डब्ल्यूएटी में ऐसा परफॉर्म करना है। सिर्फ सुनने और पढ़ने से नहीं होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे ग्रुप डिस्कशन में, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जब आप फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे थे ग्रुप डिस्कशन के लिए, बोल पाए थे? सर फर्स्ट डे में गया था ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो मुझे लगा कि ना मतलब जाऊँगा अपने पॉइंट्स रख दूँगा। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना किया जाता है वहाँ पे
सर नॉर्मल डिस्कशन तो होता ही नहीं है। नहीं, मैं अभी एसएसबी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। प्रिपरेशन टाइम की बात। प्रिपरेशन की बात, हाँ। सर प्रिपरेशन में जब मैं फर्स्ट डे ग्रुप डिस्कशन था हमारा, तो आपके साथ जो बाकी कैंडिडेट्स वगैरह थे वो कौन से थे? सर वो ग्रेजुएट एंट्रीज के थे सारे सर, एसीसी वगैरह ग्रेजुएटेड और कुछ एनडीए के थे, कुछ टीएस के थे। हाँ। तो सर मुझे लगा कि हाँ नॉर्मल डिस्कशन चलेगा, ग्रेजुअली सब स्टार्ट करेंगे, अपने पॉइंट्स देखेंगे। और सर इतना क्योटिक होता है, सब जानते हैं जो रेसिपी दे चुके हैं। बिल्कुल। सर इतना क्योटिक होता है, हम सोच भी नहीं पाते हैं, और सर कुछ टाइम में खत्म हो जाता है, 15 मिनट में। बिल्कुल। तो सर वहाँ मैं फर्स्ट डे तो सोच भी नहीं पाया था करना गया। नेक्स्ट डे सोचा तो बोल नहीं पाया। सर फिर अच्छा, आपको तो एक गर्ल्स बैच में भी रख के ग्रुप डिस्कशन करवाया था, तब आपकी आवाज़ निकली थी? ऐसे लड़के काफ़ी डोमिनेटिंग थे, तो लड़कों के पीछे तो बोल नहीं पा रहा था मैं। हाँ। तो जो गर्ल्स थी उनके पीछे फिर हमें और कुछ लड़कों को बिठाया। तो वहाँ जाके थोड़ा बोलने की कोशिश की, तो सेंटेंस 1-2 वर्ड्स निकले इंग्लिश में, एंड बाकी तो पूरा एकदम प्लंडर हो गया। तो वहाँ फिर इंग्लिश में काफ़ी कमांड बिल्कुल बहुत वीक थी। तो फिर धीरे धीरे सर इंग्लिश में कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग की, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग किया जी। जब वहाँ पे फ्लुएंसी इंक्रीज हुई तो अपना पॉइंट्स आने लगते हैं। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसे इन्हें बता रहे थे, तो अब कम्युनिकेशन में जो इस टाइम पे इनकी कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं, ऑफिसर लाइक एकदम बिहेवियर जो बोलते हैं वो, और एक वो टाइम था जब इन्होंने स्टार्ट करा था, यू वर जस्ट फाउंडलिंग एंड यू हैड नो वर्ड्स टू फ्रेम अ सेंटेंस। वो वाला फेस और अब का फेस अगर आप देखेंगे तो ड्रास्टिक चेंज है इनके अंदर। आई विल से टू एवरी स्टूडेंट आउट देयर कि जो लोग भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोगों को डर है इंग्लिश का, तो वो सब कुछ निकल सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी मच डेडिकेटेड फॉर योर एम। अगर आप एम के लिए पूरा डेडिकेटेड है तो देन यू कैन क्रैक एनीथिंग ऑन दिस वर्ल्ड। लेट अपार्ट ये सिर्फ एक छोटा सा बैरियर जो कि है कम्युनिकेशन स्किल का, बट ये बैरियर जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, यू कैन आर्टिकुलेट वेरी वेल, एंड यू कैन क्रैक एवरी सिंगल थिंग। हम बात करते हैं कुछ मिथ्स की जो लोगों को रहती है एसएसबीज की। बहुत सारे मिथ आप ब्रेक करने वाले हो। सबसे पहले बात करते हैं, आपने टीईटी में एक पूरी स्लाइड ही नहीं लिखी, आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? सो साइकोलॉजी जब हमारा टेस्ट था तो मुझे आइडिया नहीं था कि सेम डे हो जाएगा। जी। सेम डे स्क्रीनिंग, सेम डे साइकोलॉजी। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन का अपना काम करके आया था वहाँ से, और मुझे कहा कि साइकोलॉजी टेस्ट है, तो मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड था। फिर भी चला गया वहाँ पे, जाके मैंने स्टार्ट किया। सर मैं 9th अपनी स्लाइड पे था, 9th की स्टोरी लिखा था, एंड सर वहाँ पे 10th की स्लाइड शो हो गई, तो मैंने स्लाइड को देखा और एक स्टोरी फॉर्म कर दी। फिर अपनी 9th की स्टोरी कंप्लीट की। सर जब तक मैंने कंप्लीट की तब तक मैं अपनी 10th वाली स्लाइड भूल चुका था। ओके। तो एक पूरी प्लानिंग चली गई। ठीक है। उसके अलावा सर एक और मिथ है कि हमारी जो एसआरटीज होती है, एसआरटी में आपने काफ़ी सारी एसआरटीज छोड़ के सर कहते हैं कि मतलब 45 पे होता है कि कुछ, अगर 45 से कम लिखी आपने एसआरटीज तो आपको सिलेक्शन तो गया। हाँ, आपने कितनी लिखी थी? सर मैंने 36 लिखी थी। 36। एंड सर ये होता है हमारा वैट का। हाँ। तो वैट में कहते हैं कि मतलब वैट में तो एक भी नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल। मैंने वैट में आई थिंक 10-11 छोड़ दिए थे। ओके। तो देखिए, अभी रुद्राक्ष फाइनली रिकमेंड हो चुके हैं, और कुछ जो मिथ्स होती है एसएसबी की, कुछ जो मिथ्स है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमारी स्लाइड सारी की सारी पूरी होनी चाहिए, आप हमारी एसआरटीज़ में इतना ज़्यादा सारे के सारे एसआरटीज़ पूरे होने चाहिए, इन्होंने 10-11 मिस करे हैं। WAT में एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए, उसमें अपने अप्रॉक्सीमेटली कितने वर्ड्स? 10-11 छोड़ दिए थे। 10-11 उसमें भी छोड़ दिए थे। आफ्टर दैट ऑल्सो अगर आप प्रेशर में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस आपका पीआई में झलका होगा, और कहीं ना कहीं आपने जो करे होंगे वो बहुत एक्यूरेटली करे होंगे, शायद वहाँ पर आपका आई स्कोर। गेस मतलब साइकोलॉजी आई थिंक क्वालिटी के बारे में ज़्यादा है, बिल्कुल। रेदर देन क्वांटिटी। या सो तो जो भी सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, जो भी स्टोरीज फ्रेम कर रहे हैं, इफेक्टिव होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। Yeah. तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। ओके। नाउ कमिंग अप टू द साइकोलॉजिकल का पोर्शन हो गया, हम लोगों ने OIR के बारे में बात कर ली है। OIR कैसी थी? इजी थी, मॉडरेट थी, या जो पढ़ाई थी वही थी? OIR सर जो बुक का हम सॉल्व करते हैं, जो PDFs हम सॉल्व करते हैं, मेनली वैसी आती है। Okay. कुछ ज़्यादा हार्ड होता नहीं उससे। ज़्यादा हार्ड नहीं होता। सब मॉडरेट था। PPTD में आपने बताया कि आपने स्टोरी का वो करा था, सर कॉमन स्टोरी में कॉमन स्टोरी आप ही की थी। Yes, sir. ठीक है ना, हम लोगों ने साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात कर लिया, SRT, TAT, WAT, ये सब कर लिया। नाउ कमिंग अप टू द सर पर्सनैलिटी। एक मैं ना लोग बताना चाहूँगा कि सर मैंने देखा भी कोचिंग के अंदर भी एंड एक्चुअल SB के अंदर भी, सर लोग क्या है मतलब बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू होता है प्री कंसीव्ड आइडियाज़ का। या लोग से मतलब एक
घिसी पिटी स्टोरीज देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जो रटाई कॉन्सेप्ट होता है उसी में स्टोरीज देखते हैं। हाँ जी हाँ जी, सब मतलब वो नहीं लिखना चाहिए, हमें पहले जो भी हमारी पीपीटी जो भी है उसे ऑब्जर्व करना चाहिए ढंग से, Yeah. उसमें बता क्या है, हाँ। और उसके अकॉर्डिंग एक ढंग से लॉजिकल स्टोरी लिखनी चाहिए, जैसे कोई सिर पे रहो स्टोरी के। जैसे इन्होंने बताया, मैं आपको जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े होंगे उन सभी को मैंने ये बोला है कि मैं कभी भी ना रटाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैंने हमेशा ये बोला है कि आप लिखो जो आपके दिमाग में आ रहा है, मैं उसी में जो चेंजेस हैं वो करवा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ आपको नरेट करने लग जाऊंगा ना, दैट इज स्पून फीडिंग टू अ ऑफिसर, दैट इज़ नॉट एट ऑल फीजिबल। मतलब फिर आप ऑफिसर नहीं बना रहे हो, आप एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाला क्लर्क बना रहे हो जिसको आपने स्पून फीड कर दिया। एंड जो ये पिक्चर परसेप्शन होता है ये आप अपने तरीके से लिखिए, आप किसी और को शो करिए, एंड देन यू कैन कंक्लूड टू अ कॉमन स्टोरी। आप देख सकते हैं, हो सकता है कि आप ज़्यादा डीप में चले जा रहे हैं स्टोरी में, हम वो बता सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डीप में मत जाओ, आप थोड़ा सा क्रक्स रखो, लेकिन ऑब्जर्वेशन पावर तो आप ही की होनी चाहिए। एंड दैट इज़ द वेरी गुड पॉइंट दैट हैज़ बीन रेज्ड बाय रुद्राक्ष कि वो रटे रटाए रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। यस सर। योर पर्सनल इंटरव्यू, एज आई नो, इट वाज गुड। यस सर। प्लीज टेल टू आवर व्यूअर्स कि किस टाइप से आपका गया था इंटरव्यू। सो पर्सनल इंटरव्यू मैं थोड़ा नर्वस था इसके लिए पहले, पर क्योंकि सर मेरे पास जो मेरे साथ वाले लोग थे, सर हर एक के पास अचीवमेंट्स थे, काफ़ी सारे मेडल्स थे, सर्टिफिकेट्स थे। सर मेरे पास सिर्फ एक 9th क्लास का बास्केटबॉल का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट था डिस्ट्रिक्ट मैच का। Okay. उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मेडल्स ना सर्टिफिकेट्स, कुछ भी नहीं। और सर PIQ मैंने एक दो चीज़ें गलत कर दी थी, कहीं कट मार दिए थे, ओके तो वो मुझे थोड़ा था, पर फिर मैं गया अंदर। और सर आई बिलीव कि थ्रू आउट SSB जो एक चीज़ मुझे बहुत हेल्प की जिस चीज़ से, वो तो सर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज पे कमांड। ओके कि सर अगर हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, सर जो हम सोच पा रहे हैं वो हम एक्चुअली पुट कर सकते हैं उसके सामने, इंटरव्यू के सामने, तो आई बिलीव वो काफ़ी बड़ी पावर होती है वहाँ पर। तो उसने काफ़ी हेल्प किया। एंड जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे काफ़ी लीनियंट इंटरव्यू मिला था जी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, एंड थोड़ा इम्प्रेस हो गए थे मुझसे कि एक दो चीज़ें मैंने मेंशन की थी, जैसे मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, जो कि मैं असली में करता भी हूँ। जी। मैंने इसमें कुछ भी झूठ नहीं लिखा था। नहीं वो तो आपने बताया भी था कि प्रिपरेशन मोड के दौरान भी आप करना शुरू कर दिया था। यस सर। एंड तो थोड़ा आई थिंक कैरेक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इंटरेस्ट आया तो मेरे भी एक ही उसमें से क्वेश्चन पूछने लगे। उन्होंने कुछ भी बाहर से नहीं पूछा, जनरल नॉलेज की उन्होंने सिर्फ एक बार मुझे पूछा था कि कुछ मुझे करंट अफेयर्स बता दो एंड कुछ मुझे डिफरेंट स्पीच के बारे में बता दो, बाकी फाइटर जेट्स कुछ भी नहीं पूछा मुझे। कुछ भी नहीं पूछा। एंड जब 1 घंटा 5 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला था, उसमें सिर्फ मेरे पर्सनल क्वेश्चन ही आ रहे थे। अच्छा, फाइटर जेट्स की बात कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी सुनाई दे रहा होगा, दैट इज सुकोई फ्लाइंग आउट हियर। Yes, sir. इनका घर जो है वो एयरबेस के बगल में ही है, तो थोड़ा सा आवाज़ में अगर डिस्ट्रैक्शन है तो माफ़ कर दीजिएगा, फाइटर पायलट्स ये लोग कर रहे हैं आवाज़। नाउ पर्सनल इंटरव्यू में बहुत लीनियंट जो थे, उसमें क्वेश्चंस आपसे क्या क्या पूछे गए? सर क्वेश्चंस जैसे कि जो मेरा इंटरव्यू नहीं था, मेरा इंटरव्यू 3rd डे पे था। ओके तो उससे पहले जिन लड़कों का हो गया था इंटरव्यू, मैं उनसे पूछ रहा था, तो किसी को अलग इंटरव्यू अवसर मिला था तो फिजिक्स क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई कुछ पूछ रहे थे, कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे थे। पर आई गेस कि अगर इंटरव्यू अफसर का आपका इंटरेस्ट आ गया, अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो गए कि उसका आपका इंटरेस्ट आ गया, तो वो आपके PI की फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछेगा। ओके एंड अगर वो हो रहा है तो बहुत सही जा रहा है फिर इंटरव्यू। ठीक। एंड अगर जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे या टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आई गेस आपको उनका आप में इतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा है और फिर थोड़ा इंटरव्यू डाउन साइड में जा रहा है। ओके चलिए, ये टिप ऑफ द डे आप रुद्राक्ष से ले सकते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दे आर लूजिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम यू। ओके, नाउ एवरीथिंग हैपेंड। कुछ SSB का ऐसा पोर्शन बचा हो जो मिस आउट हो रहा हो? सो आई थिंक GTO। हाँ सर GTO होता है ना कि जो मैं तो पहले ही सारी वो निकल गई थी मेरी तो, हाँ कि मैं तो रिकमेंड होने से रहा साइकोलॉजी देने के बाद। अच्छा एक मिनट, आपने GTO की बात करी है। GTO की प्रैक्टिस के दौरान जब आप यहाँ SSB की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके हाथ छिल गए थे। यस सर। तो वो SSB में जाने से पहले सही हो गए थे कि नहीं? ये सर डेफिनेटली हो गए थे, क्योंकि AFSP के अंदर होता है कि हमें वो रास्ता चढ़ना पड़ता है। हाँ। एंड मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा था तो उस टाइम फिजिकली काफी वीक हो गया था, तो मैं टॉप पे पहुंचा और मेरा हाथ से हो गया था। हाँ। तो बहुत बुरी तरीके से छिल गया था मेरा हाथ। तो वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, वहाँ तब तक फील हो गया था बुरी तरीके से। और वहाँ GTO कैसा रहा?
सर GTO आई थिंक है ना, मैं वो माइंड जब मैं प्रिपरेशन था अकेडमी में था तब तो मैं काफ़ी डोमिनेट करता था अपने ग्रुप वालों को कि सिर्फ मेरा सोल्यूशन आना चाहिए, सिर्फ मैं हाईलाइट होना चाहिए ग्रुप के अंदर, तब मेरा सिलेक्शन होगा। बट सर वहाँ पे मेरा ये मोटो था कि सिर्फ अपने ग्रुप को आगे लेके जाना है, ओके क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा तो होने से रहा तो कम से कम ग्रुप के लिए काम करता हूँ। हाँ तो उससे ग्रुप के लिए काम करना है। एंड जैसे कि एक जगह पे मैं ऑब्स्टिकल पे खड़ा था एंड सर AFSP के अंदर बहुत लंबी रोप देते हैं, लंबी भी होती है और कभी थिक होती है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं ऑब्स्टिकल के ऊपर खड़ा था तो मैनेज हो नहीं रही थी मुझसे, मैं एक सोल्यूशन दे रहा था पर वो अप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो सर उस टाइम पे मेरी फ्रेंड जो वहाँ पर खड़ा था लाइन के उस साइड में, तो उसने कहा था कि मुझे सोल्यूशन आता है इसका। ओके तो सर मैंने एक्टिवली ऑर्डर किया और मैं वहाँ से उतर गया, मैंने उसको आने दिया। तो सर ये होता है कि आपको सिर्फ डोमिनेट नहीं करना है, हाँ अपनी टीम को साथ हाँ जो ग्रुप के लिए अच्छा है वो करना है और खुद के इफेक्टिव सॉल्यूशंस देना है। ओके ओके नो एवरीथिंग हैपेंड। अब बात आती है कि आपने एक टेस्ट होता है SSB में यस सर। एंड यू लेफ्ट दैट टेस्ट इन द मिडल, यस सर। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे एंड व्हाट वाज दैट टेस्ट, प्लीज टेल टू अस। सर ये मैंने फ्लाइंग के लिए ऑप्ट किया था या और CPSS टेस्ट होता है जी फ्लाइंग के लिए। एंड बता भी दीजिए इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट, सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं एंड यू लेफ्ट दैट टेस्ट इन द मिडल। यस सर। या सर एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं फॉर्म भर रहा था, मतलब मेरा प्रेफरेंस भर रहा था, जब उससे पहले मेरी किसी का बात हुई थी मेरी सिस्टर से, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था एयरफोर्स के लिए। एंड पहले मुझे लगता था कि नहीं मैथ्स अच्छी नहीं है तो एयरफोर्स शायद तक ही हो पाएगा मुझसे, पर धीरे जब मैथ्स अच्छी होने लगी तो फिर मैंने कॉन्फिडेंटली एयरफोर्स के लिए अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस भर की। ओके एंड सर एयरफोर्स में भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए, और सर फिर वहाँ मेरा फ्लाइंग टेस्ट हुआ। सर तब तक मुझे, जब तक मेरा SSB हुआ और सब कुछ हो रहा था, तब तक मुझे लग गया था कि एयरफोर्स तो आई थिंक मुझसे नहीं हो पाएगा, ओके कि सर काफ़ी टेक्निकल जॉब है एंड सर प्लेन को ऑपरेट करना, इतनी सारी टेक्निकलिटीज़ होती है, तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। एंड सर एक पहले उसका रिटन टेस्ट होता है, वो तो ऑलमोस्ट सब क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कर लेंगे। सेकेंड सर एक सिमुलेटर टेस्ट होता है, तो सर कॉपरेट होता है, सिमुलेटर होता है, तो उसके अंदर बैठाते हैं और वहाँ फिर वो टेस्ट होता है। सर पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया उसमें गेम्स खेलने में तो पहले तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, जितना मैं फील ले सकता था टॉप इन मैवरिक वैसा कुछ किया। पर सर उसके बाद फिर धीरे धीरे से मैं थोड़ा मतलब इंटरेस्ट जाने लग गया। सर कैप्सूल के अंदर बैठा हुआ एक घंटे से मैं बोर हो गया, तो सर एंड में मैंने सोचा कि इस टेस्ट को फेल कर देता हूँ। ओके तो सर फिर मैंने सारे टेस्ट फेल कर दिए लास्ट के। ओके और सर टॉप जो फर्स्ट इनिशियल स्कोर था रिटन का, वो मैंने कम ही इंटरेस्ट किया था, तो भी कम ही था, और यहाँ पे मैं बिल्कुल फेल हो गया था, तो फिर वो टेस्ट फेल हो गया मेरा पूरा। ठीक है ओके, लेकिन आपने वो टेस्ट छोड़ दिया। यस सर। और वो आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग रही। यस सर। एक्चुअली जब मेरा मेडिकल हुआ था, तो मेडिकल के बाद जब फाइनल डे कॉन्फ्रेंस था मेडिकल का, तब मुझे बताया था कि मैं एयरफोर्स के लिए अनफिट हूँ। एंड सर अगर मैं फ्लाइंग टेस्ट क्लियर कर लेता और मैं एयरफोर्स की मेडिकल में जाकर अनफिट हो जाता, तो मेरा पूरा कैंडिडेट कैंसिल हो जाता, तो ना मुझे आर्मी मिलता ना कुछ मिलता। सी हम लोगों ने रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ जान लिया, बट आपने जहाँ तक देखा होगा रुद्राक्ष के लिए इनका हार्डवर्क, इनका परसिस्टेंस, इनकी फैमिली का सपोर्ट और जो लक इनके साथ था थ्रू आउट हिज प्रिपरेशन जर्नी, वो सब कुछ मिला के राइट नाउ वी हैव द फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ रुद्राक्ष. So that was all from his side, and we hope that soon we'll be seeing him passing out from IMA and jaldi आप सर्विस ज्वाइन करें. That is my best thing. Anything you want to conclude, please you can. I guess सब कुछ तो कंक्लूड हो चुका है ऑलमोस्ट, बट मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मेरे टीचर्स के लिए एंड स्पेशली सर के लिए, बिकॉज जब मेरा रिटन क्लियर हो गया था उसके बाद जो पेज था कि उस टाइम मैंने ड्रॉप दिया था एंड मुझे श्योर नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में था कि आगे करूँगा क्या. तो उस टाइम पे जो गाइडेंस के लिए जो सपोर्ट था, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू सर एंड टू ऑल माई टीचर्स. So thank you so much and we hope कि बहुत सारे बच्चे इनसे इंस्पायर हों एंड फ्रॉम राजस्थान एंड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, कि जो लोग भी अपने माँ बाप का खुद का सपना पूरा करना चाहते हैं देन दे कैन टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम रुद्राक्ष सिंह राठौर. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस डे.
थैंक यू।